वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी का 2021 का जीएस पेपर 1। यह पेपर 3 आवर्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। इस पेपर में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन, 8 मार्क्स ईच एंड 125 वर्ड ईच। सेक्शन बी जिसमें 10 क्वेश्चन, 12 मार्क्स ईच, 200 वर्ड ईच। ओके, और टोटल मिला के 200 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं आगे। सेक्शन ए जिसमें पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 125 वर्ड में आपको लिखना है और 8 मार्क्स में लिखना है। ओके, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। ठीक है, देखो वैदिक लिटरेचर से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, यूपीएससी में भी आता है, 2023 में आया, 24 में आया और आगे भी आ सकता है। यूपीएससी में भी आया है और यूपीपीसीएस में तो देख ही रहे हो। तो ये वैदिक लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। तो वैदिक लिटरेचर हो गया, वैदिक सोसाइटी हो गया, तो वो क्वेश्चन आप वैदिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आप उसको एक बार तैयार कर लीजिए। तो आपके मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका सॉर्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, देन बॉडी पार्ट, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को मैक्सिमम 10 to 20 वर्ड लिखना है। ठीक है, सेम कंक्लूजन को भी 10 to 20 वर्ड लिखना है। ठीक है, और ये लगभग 80 वर्ड के आसपास लिखना है। 80 वर्ड प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए वर्ड लिमिट 80 को क्रॉस मत करिए, तभी जाके वो आपका मैनेज हो पाएगा। अच्छा, इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? ये 1 मार्क का, ये 6 मार्क का और ये 1 मार्क का। अगर आप ये लिखते हो तो आप इतना नंबर आसानी से पा सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए कि पूछा क्या गया है। तो मेन थीम क्या है? वैदिक लिटरेचर है। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर आप कुछ भी पता है, कुछ भी स्पेशल चीज़ पता है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया है, ऋग्वेद इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द नेम्स ऑफ द रिवर्स एंड माउंटेन्स, हिमवंत मीनिंग हिमालय, मुंजवंत मतलब हिंदू कुश वाज कंसिडर्ड एज द नॉर्दर्न बाउंड्री। उसके बाद नदी सुक्तास हाइम ऑफ दिस पीरियड मेंशन 21 रिवर्स विच इंक्लूड द गंगा इन द ईस्ट, कुब्बा काबुल इन द वेस्ट। Rigvedic period, who called themselves Aryans, were confined in the area which came to be known as सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु कई बार आपने सुना होगा, लैंड ऑफ 7 रिवर्स इसको बोलते हैं। सप्त सिंधु कंप्राइजेस सिंधु, जिसको आजकल इंडस बोलते हैं। एक्चुअली वो इंडस था, इंडस से इंडस करके सिंधुस और फिर उसके बाद हिंदूस वहीं से आया। एंड 5 ट्रिब्यूटरीज, वितास्ता, अस्किनी, विपास, पुरुषिनी, सुतुद्री, सतलज। ठीक है, इन जनरल रेफरेंस विंध्यान माउंटेन्स वेर कॉल्ड साउदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द आर्यंस। द एरिया ऑफ द आर्यंस वाज कॉल्ड आर्यव्रत। दे हैड नॉलेज ओशियन कॉल्ड हिंद सागर, जिसको कहते हैं समुद्रम, मेंशन्ड इन द लेटर वैदिक एज। वेरियस हिल्स रिफर्ड इन द वैदिक टेक्स्ट इंक्लूड अरीजिका, मुजावंत, सिलामेत मतलब सुलेमान रेंज एंड आर रिज ऑफ द हिमालयस। ऋग्वैदिक आर्यंस वेर नॉट फेमिलियर विद एनी काइंड ऑफ डिजर्ट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिजर्ट के बारे में उनको नहीं पता था। एक्चुअली उस टाइम पे डिजर्ट रहा नहीं होगा, डिजर्ट बाद में बने होंगे, उस टाइम पे वाटर रहा होगा, इसलिए उनको नहीं पता होगा। हावर एन implied reference to Maru as the country of desert has been traced in the तैतरिया आर्यन का मतलब था, हो सकता है वहाँ तक वो पहुँचे ना हो। ठीक है, भारतवर्ष वाज द सेम यूज्ड फॉर द होल कंट्री। इट वाज गिवन बाय द आर्यंस। दे वर भारतास हु वर सेटल्ड इन द रीजन बिटवीन रिवर सरस्वती एंड यमुना। ओके, कंक्लूड किया इन्होंने। अगला देखो, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने वर्ड लिमिट क्रॉस की तो 2 नुकसान है। पहला नुकसान तो आपका ये होगा कि आपका पेपर छूटेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पेपर छूटेगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि एग्जामिनर को ज़्यादा कॉपी चेक करनी है, ज़्यादा पेज चेक करने हैं, तो आपको उसी हिसाब से मार्क्स कम भी कर सकता है। ठीक है, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज ऑफ द यूपी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इवेल्युएट करना, क्या करना है? इवेल्युएट। ठीक है,
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने हैं आपको, इवेल्युएट में ये होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप कोई फ्रीडम स्ट्रगल का जिक्र करिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, 1857 इंडिया के मतलब यूपी के लिए या इंडिया के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश वाज ईस्ट वाइल, मतलब पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, वाज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यूपी इज आल्सो लैंड ऑफ द वॉरियर्स right from the revolt 1857 till 1947 independence. People from the UP participated proactively in Indian national movement INA, ठीक है। मेन रिवोल्यूशनरी साहब यूपी कौन कौन से थे मेन? इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। यूपी वाज एट इट्स फोकल पॉइंट, ठीक है। लीडर्स कहाँ कौन थे? तो ये लीडर्स आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन भी आता है। तो बेसिक चीज़ है, आप हो सकता है कि 6 के 6 ना याद हो, आपको 4 याद हो, 3 याद हो, लेकिन बेसिक तो यार जितने लोगों ने तैयारी की सबको 3-4 तो याद ही होंगे ना। जैसे लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे, बरेली खान बहादुर खान, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। अब बताओ झांसी किसको नहीं पता? अगर झांसी भी नहीं पता दोस्त तो फिर क्या ही करना। मेरठ स्टार्ट ऑफ द 1857 रिवॉल्ट कदम सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एक दो ना आया तो बाकी इन जनरल नाम सारे नेम है आपको पता होंगे। दिस रिवॉल्ट वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड मेजर मैसेज टू द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर द अदर अपकमिंग इवेंट्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगला जैसे इन्होंने दे रखा है कुछ स्पेशल नाम के साथ, झलकारी बाई सर्व्ड इन द वीमेंस आर्मी ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई ऑफ द झांसी, played important role in 1857 revolt. अगला अशफाकुल्ला खान, he was from the शाहजहाँपुर along with the राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह looted the train carrying British government money in काकोरी near लखनऊ। आज भी काकोरी फेमस है उसी की वजह से। इट इज़ फेमसली नोन एज द काकोरी एक्शन 1925। तो काकोरी का ईयर पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में, किस मंथ में, स्पेसिफिक मंथ भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्रीलिम्स में, इसलिए सब तैयार करके रखिए। चंद्रशेखर आज़ाद रीऑर्गेनाइज्ड HSRA इन 1928, मोबिलाइज्ड यूथ, ठीक है। उसके बाद डाइड इन 1931 AD। अब हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन चंद्रशेखर का आज़ाद का जी का नाम तो आपने सुना ही है ना। अगला चिट्टू पांडे, called the tiger of the Balia, formed an independent government during the Quit India movement 1942। ओके। उसके बाद शहीद लाल पद्माधर सिंह, एक्टिव इन प्रयागराज, इंस्पायरेशन फॉर द यूथ। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एट काबुल, बिलोंग्स टू हाथरस यूपी, ठीक है। 10 देयर आर मेनी इन लैंड ऑफ द यूपी who sacrificed their life for the cause of the free India from shackles of the British। Okay। अगला क्वेश्चन 3, the industrial revolution was not only a technological revolution but also a socio-economic revolution that changed the way people lived। comment, ठीक है। देखो अब आपसे यहाँ 2 पॉइंट पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर कैसे कभी भी ये क्वेश्चन आए ना तो देखिए पहले समझिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है कि वाज नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, यह टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन नहीं था बट आल्सो सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल था, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल के बारे में बताएंगे। उसके बाद कैसे सोशियो इकोनॉमिक था उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड फर्स्टली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द 18th century। It was new age in the production system and new industries started emerging with advancement in the science and technology, ठीक है। बताया इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इमर्ज हुआ। These centers growth started attracting more and more people towards it, leading to compact settlement। Industrial revolution has also been affected on socio-economic front। इन्होंने लिंक किया इस चीज़ को, ठीक है। अब कैसे इन्होंने सोशल चेंज ड्यू टू IR, इकोनॉमिक चेंज ड्यू टू IR। अब देखिए 2 बात समझिए, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको सोशियो इकोनॉमिक दोनों अलग अलग ना समझ में आता हो, तो आप एक साथ हेडिंग डाल के भी कर सकते हैं, बट 8 मार्क्स के क्वेश्चन में एक साथ करना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आपके पास स्पेस कॉन्स्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं होती लिखने की। जैसे इन्होंने बताया हेटेरोजीनियस सोसाइटी एट वर्क प्लेस हुआ, ज्वाइंट फैमिली टर्न इनटू न्यूक्लियर फैमिली, सिंथेसिस ऑफ द कल्चर,
सिंथेसिस मतलब वेस्टर्न और ये अपनी कल्चर दोनों इंडियन कल्चर मिली या फिर दो कल्चर कोई भी आपस में मिली। सोशल रिवोल्यूशन क्लॉस कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, डिमांड ऑफ द फैक्ट्री लॉस, सोशल सिक्योरिटी अराइज, मोर ओपन सोसाइटी, डायल्यूशन ऑफ द लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर, प्रोडक्शन स्टार्टेड रीचिंग टू बैकवर्ड एरियाज, स्लम डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड, इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट एंड कॉलोनीज, ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड, बैंकिंग सिस्टम एंड क्रेडिट मोबिलाइजेशन स्टार्टेड, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड, increase in global GDP, robust global chain supply. Okay. Socialist view emerged, leading to demand of formalization of the jobs, increased social security net. Okay. उसके बाद कंक्लूड करेंगे, events like labor union strike protest started leading to democratization, mixed culture started emerging with increase in per capita income, few people upgraded their living style but most poor settled slums. ओके सही बात है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, मतलब देखा जाए ना तो जैसे कोरोना के बाद केस से रिकवरी हुई है, वैसे देखो कुछ लोग तो अमीर होते चले गए और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते चले गए, स्लम वगैरह डेवलप हो गया अर्बन सिटीज़ में, आप लोग देख सकते हो। लगभग ये इंडिया की सभी सिटीज़ का केस है। ओके। क्वेश्चन 4, डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है सर्विस कमीशन से, ऐसा क्वेश्चन खूब पूछेंगे। साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या है, सोशियो कल्चरल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, न्यू वर्ड में एप्लीकेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ कल्चरल हेरिटेज, वैल्यूज, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। सम साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड, नंबर 1 क्या है, टाउन प्लानिंग ड्यूरिंग हड़प्पन एज। ठीक है, अब देखिए जो वहाँ का टाउन प्लानिंग था, टाउन प्लानिंग ऐसे था, ऐसे रोड जा रहा था, ऐसे गलियाँ थी, ऐसे गलियाँ थी, मतलब प्रॉपर 90 डिग्री पे था। ठीक है, और यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये घर हैं, ठीक है, ये घर हैं, ये घर हैं, ये घर हैं, ऐसे घर हैं। आज तो आप देखते होगे बड़ा गंदा सीन है, ऐसे हैं, ऐसे घर बन रहे हैं, यहाँ घर बन रहे हैं, यहाँ दुकानें बन गई हैं। ठीक है, यहाँ बीच से कुछ और निकल गया, ऐसे निकल गया। ठीक है, तो मतलब आज की टाउन प्लानिंग काफ़ी पुअर है, उसकी कंपेरिजन किया जाए। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी टाउन प्लानिंग इतनी बुरी है कि बारिश के सीजन में सिटीज़ पूरा मतलब पॉन्ड बन जाती हैं। कंडीशन ये होता है, मतलब सारा शहर का पानी शहर के अंदर ही रहता है। ग्रिड पैटर्न रोड्स, स्क्वायर शेप ड्वेलिंग विथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम स्टिल रिलेवेंट इन प्रेजेंट एज अर्बनाइजेशन। सही बात है। ग्रेनरीज फॉर द कीपिंग ग्रेन शेप, दे हैव स्पेशल पोस्चर्स and are kept on the certain heights so that an aerobic condition, ठीक है, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज कंडीशन बेस्ड ऑन इट। मतलब एक्चुअली वो जो अनाज रखते थे ना, वो नेचुरल उसको कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था कि उनको नॉर्मल ऐसी कंडीशन मिले कि अनाज ख़राब ना हो। आज हमने उसको कॉपी किया कोल्ड स्टोरेज से, जो कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह काफ़ी इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एट धौलावीरा, रिलेवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वाटर सेट मैनेजमेंट। ठीक है, कनेक्ट किया इसको, मेकिंग इट ए रिसेंट यूनेस्को साइट। उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर, गुप्तास, ईस्टर्न गंगास, ककातियास, होसालास टेम्पल कार्व्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस। देखो जो एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल है ना, वो पहाड़ था, पहले पहाड़, एक ऐसे पहाड़ था। ठीक है, उसके बाद इस पहाड़ को ऊपर से काट करके देन पूरा टेम्पल शेप स्ट्रक्चर बनाया गया। सोच के देखो, आज आपने मुंबई में सुना होगा एक ब्रिज बना है, ऐसे है, उसके बाद अचानक से 90 डिग्री पे टर्न हो गया है। ठीक है, एकदम नैरो हो गया है। अब इसका कंपेयर इससे करिए कि उस टाइम पे इतना साइंटिफिक वो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पहाड़ काट के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया, और आज इतना साइंटिफिक और इनोवेशन है, उसके बाद ही हम ये ब्रिज तैयार कर रहे हैं। भाई क्यों, वाई। ठीक है, तो वही कंपेयर करा जाता है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा हैज़ 24 आवर्स क्लॉक बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन। जैसे अब रिसेंट का एग्जांपल देखिए, जो जयपुर का हवा महल है, ठीक है, या दिल्ली का हवा महल है, या जंतर मंतर है। अब यहाँ पे देखिए हवा महल नेचुरल वेंटिलेशन है, ठीक है, और दिल्ली का या जयपुर का जो जंतर मंतर है, वहाँ पे भाई सोलर क्लॉक है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हो, मतलब सोलर क्लॉक है जिसमें आप टाइम देख सकते हो, खगोलीय जो एक्टिविटीज़ है वो सब देख सकते हो। ठीक है, आयुष सिस्टम ऑफ द मेडिसिन इज वेरी एक्टिव इन प्रेजेंट वर्ल्ड। धन्वंतरी आयुर्वेदा इज सोल्यूशन टू मेनी हेल्थ इश्यूज।
उसके बाद सुश्रुत परफॉर्म सर्जरी, ऐसे सुश्रुत ऐसे सर्जरी, याद रखिएगा। इट इज़ वेल मैंशन इन द एंशियंट टेक्स्ट। उसके बाद महलुइस आदन पिलर इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। इट इज स्टैंडिंग विदाउट एनी रेस्ट ऑन इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है। योगा इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल लिस्ट गिव्स सॉल्यूशन टू रिमेन हेल्दी। ठीक है। मकर संक्रांति, पोंगल सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ द जनवरी ड्यू टू द फैक्ट दैट द सन स्टार्ट जर्नी टू नॉर्थ। उत्तरायण, माघ मेला एट प्रयागराज इज ऑर्गेनाइज इन द सेम टाइम। एक्चुअली मकर संक्रांति मतलब संक्रांति का यहाँ पे मतलब ये था कि जो सूर्य है ना वो साउथवर्ड से नॉर्थवर्ड जाता है। ठीक है। दक्षिणायन से उत्तरायण की जर्नी ट्रेवल करता है। ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि समर में तिब्बतन प्लेटू हीट होता है, तो एक्चुअली सन का मूवमेंट हो जाता है इस साइड। ठीक है। और जैसे हमने मतलब ITCZ है ना वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ साइड। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है और एक्चुअली सारा चीज़ एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है। कंक्लूड करेंगे, दस इंडियंस वेर पेडांटिक इन मेनी फील्ड्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज बाई Aryabhatta and many scholars are evidence of it. We need to preserve our cultural heritage. ओके, कंक्लूड किया हमने। आगे क्वेश्चन नंबर 5, डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इज इंसेपरेबल। ठीक है। अर्बनाइजेशन और स्लम इंसेपरेबल है, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है। एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो आप अर्बनाइजेशन एक्सप्लेन कर दो या तो आप स्लम एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। आपको जो डेफिनेशन याद हो वो कर लो। अच्छा, अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन लोगों को अक्सर याद रहती है। ठीक है, क्योंकि ये एक थीम है। ठीक है, वो थीम अक्सर पूछी जाती है। अर्बनाइजेशन रिफर्स टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन वाइल स्लम आर ड्वेलिंग ऑफ पीपल लिविंग इन। ठीक है, दोनों इन्होंने एग्जाम कर दिए। एग्जाम्पल के लिए, कंडीशन इन गवर्नमेंट इनक्लोज्ड लैंड्स दे ऑफन हैव पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद लीस्ट फैसिलिटीज। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, धारावी रीजन ऑफ मुंबई इज लार्जेस्ट स्लम रीजन ऑफ द एशिया। ठीक है। द स्लम पॉपुलेशन ऑफन रिसाइड्स नियर बाय द रेलवे स्टेशन in a linear pattern along with the tracks. On open enclosed government unhygienic land mostly do not possess land deeds. ठीक है। Age of industrialization led to movement of the poor laborers from rural areas to urban factories in search of the good jobs. But due to less salary, ठीक है, ये क्या है, ये less salary, they are unable to maintain minimum level of living standard. So as alternate, they start residing by making kacha house with very low facilities. Since that no increased exponentiality, they became problem as urban area already get burdened. ठीक है। Age of urbanization led to phenomena growth in slum population. They seems to be inseparable. It is because rural area generates low employment. In order to satisfy the higher needs of the people, start moving to cities in search of the jobs, entertainment, desirable goods. एक बात सोचिए, अच्छा जो टायर 2 सिटीज़ हैं अगर उनमें भी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो लोग जो टायर 1 की सिटीज़ उसमें आना बंद कर देंगे। ठीक है, या फिर कम आएंगे। तो उसी हिसाब से आपका अर्बनाइजेशन थोड़ा सा अच्छे से होगा। ठीक है, मतलब स्लम कम डेवलप होगा। या फिर आप जो अर्बन सिटीज़ में आ रहे हैं उनका वेज इतना बढ़ाइए कि उनके वेज वो नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना उसे अचीव कर सकें। अब सोच के देखिए, दिल्ली जैसी सिटीज़ में आप किसी को 8,000 सैलरी दे दो, हाउ कैन दैट पर्सन मैनेज। ठीक है, इतनी मतलब ठीक है, दिल्ली तो फिर भी कॉस्टली उतनी नहीं है मुंबई कंपेरिजन में, बट फिर भी 8,000 में तो मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके पास क्या बचता है कि वो स्लम एरिया में रहे। ठीक है, ये इशू है। They get under vicious cycle of the aspiration and good salaries leading to compromised life and poor standard. Actually जब एक बार आप स्लम एरिया में रहते हो ना तो आप ना एक विशियस साइकिल में फंस जाते हो। ठीक है, स्लम एरिया में विशियस साइकिल में फंस जाते हो। मतलब आपके पास सैलरी कम है, आप अपने बच्चों को उसी हिसाब से पुअर एजुकेशन दोगे, पुअर न्यूट्रिशन दोगे, अगेन वो पुअर तरीके से आगे बढ़े, तो चांसेस थोड़ा सा कम होता है मोबिलिटी का। और अगेन वो अपने बच्चों को ऐसे ही करेंगे तो वो एक विशियस साइकिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उनका लिंक जो है ना उसी स्लम एरिया में ही डेवलप होगा। ठीक है। अर्बन अथॉरिटी ऑफन लैक्ड मेजर्स टू हैंडल द इशूज ऑफ द स्लम, लेटर द प्रॉब्लम गेट्स जाइंट, देयर बाय अथॉरिटीज
एक्ट वायलेंट वे। ओके, बाद में उस स्लम एरिया को तोड़वाते हैं, कहते हैं पता नहीं कहाँ से, एक्चुअली वो भी इसी देश के लोग हैं भाई। सो व्हाट कुड बी डन, सोल्यूशन क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पीपल, offering them low cost house as they are also human being. They could be relocated. Their potential need to be tapped. Need to check further urban encroachment. They are important as they serve as the labor for factories. एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैक्ट्री का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से उनके लेबर के कारण होगा, उन्होंने अपना चीप लेबर दिया आपको, उसके कारण हो रहा है ये सब चीज़। ओके, hence there is a need to make balance in slum growth and keep in check development model of the cities. Okay, next question 6, examine how regionalism affect the national integration. देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस पेपर ने, इसके पहले, कि 3 टॉपिक हैं, ठीक है, रीजनलिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म, ठीक है, और एक और है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, ये तीनों हमेशा आएंगे, एक पहले कभी ये आएगा, कभी यूपीएससी तो फिक्स है। जीएस पेपर 1 में, ठीक है, जो सोसाइटी का पोर्शन है उसमें रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म और एक है और है कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म है, तो वो कम्युनलिज्म, ये 3 टॉपिक आपस में आते रहते हैं। तो इन 3 टॉपिक का तैयार कर लो। इस साल जो आया है वो नहीं आएगा, अगला 2 आएगा, ठीक है। अब आपसे उसके बारे में क्या पूछा जाता है वो आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनलिज्म की पहले बात तो आप डेफिनेशन याद करिए, इज एन आइडियोलॉजी ऑफ एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट सीक्स टू प्रमोट एडवांस ए स्पेसिफिक कॉज ऑफ द रीजन। इट इज ड्राइवन बाय द लॉयल्टी टू डिस्टिंक्ट रीजन विद एन इवन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ द कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द आर एथनिसिटी। इट इज बिल्ट अराउंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रुप आइडेंटिफाई एज वेल एज लॉयल्टी टू द रीजन। ट्रेट ऑफ द रीजनलिज्म क्या है, ठीक है, देख जैसे लव टू वंस ओन रीजन, फीलिंग ऑफ द वीकनेस, ठीक है, साइकिक फिनोमिना, ठीक है, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द सन ऑफ द सॉइल। सन ऑफ द सॉइल यहाँ पे कीवर्ड है, इसको लिख लीजिएगा। डाइवर्सिटी इन ऑल टर्म्स इज मदर ऑफ द रीजनलिज्म। देखो इंडिया में मल्टीपल डाइवर्सिटी है, ठीक है, जैसे कोस कोस में वाणी बदले, 4 कोस में मतलब पानी, ठीक है, शायद उल्टा हो गया, कोस कोस में पानी मतलब 4 कोस में वाणी, ठीक है, ठीक है, जो भी है, बट डाइवर्सिटी ज़्यादा है, मतलब मेन क्रक्स ये है। इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस, ठीक है। फाइट फॉर ग्रुप आइडेंटिटी, जैसे कई बार देखते हो ना कि मतलब अभी कुकी और मैती में हो रहा है, उनकी अपनी आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी का क्लैश है। एक्सट्रीम लव टू ओन रीजन समटाइम्स ग्रेटर देन नेशन, जैसे आप कन्नड़ लव देखते हो ना कि कर्नाटका में लोगों का लव, ठीक है, सिंस, या फिर मराठा, ऐसे मतलब आप कई रीजन में देख सकते हो, कोई ये एग्जांपल नहीं, बहुत सारे हैं इंडिया में। तो सिंस इंडिया इज द लैंड ऑफ द डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, क्लास, सेक्ट, क्रीड, टेस्ट, एथनिसिटी, रिलीजन, द डिजायर टू प्रिजर्व ओन आइडेंटिटी कम्स अंडर रीजनलिज्म नोशन। ओके, हाउ इट अफेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन, कैसे करता है? एक्सट्रीम डिवोशन टू वन रीजन क्रिएट्स हेटर्डनेस टू अदर। एग्जाम्पल के लिए ill treatment of Bihari people in the Maharashtra. Regionalism only promotes the advancement of the one caste, one place group, thereby affect the overall the development. Sometimes excessive attachment of one's region threat to the unity and integrity of the country, जैसे खालिस्तान डिमांड, सेपरेट रीजनल ग्रुप इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मतलब कई सारे हैं, मतलब मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी वहाँ पे इसाक मोहिवा जैसे कई सारे ग्रुप हैं, जिसमें कई बार नागा की का भी अलग होने का वो सब आवाज़ उठता रहता है, नागा, मिजो, इन सब का। तो बट अभी तो ठीक है, बट आप एग्जांपल लिख सकते हैं। इट प्रोहिबिट पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स टू बी बेनिफिटेड बाय द पर्टिकुलर रीजन। इट प्रमोट्स सब नेशनलिटी। Bifurcation of the state is one of the outcomes of regionalism in Indian historical perspective. Example के लिए linguistic reorganization of the state. Okay, India is the land of the diversity, and unity in diversity is the main foundation of its stability. One has to take regionalism is a positive sense so that national integration could not be affected. Okay, देखो रीजनलिज्म है इंडिया का, उसका फ़ायदा उठाओ ना भाई, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द यूपी।
अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन ही दे दिया। अब अगर ये क्वेश्चन अभी के पेपर में आना हो ना तो जीएस पेपर 5 या 6 में आएगा, टू बी स्पेसिफिक 6 में आएगा, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल से है, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है तो जनरली 6 में आएगा। जीएस 6 में मतलब यूपी का जो स्पेशल पेपर आता है ना 5-6, उसमें 6 पेपर में आएगा क्वेश्चन, अब इसमें नहीं आएगा। अब ये जो जीएस पेपर 1 है वो कंप्लीट यूपीएससी पैटर्न का हो गया है और जीएस पेपर 5-6 यूपी पैटर्न का है, ठीक है। The industrial sector contributes around 25% to the state GDP, second largest in terms of the employment erection. Major industries of the state क्या हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जैसे शुगर केन, लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेंटर इन मेरठ सहारनपुर तराई रीजन, कॉटन टेक्सटाइल, कानपुर मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ, कॉटन मिल्स एट आगरा, बनारसी साड़ी जीआई टैग इनको मिला है। सिल्क इंडस्ट्री में क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन वाराणसी, इटावा, मोदी नगर, मिर्जापुर, उसके बाद लेदर कानपुर, मेरठ, लखनऊ, देन पेपर एंड पल्प की मुजफ्फरनगर, फर्नीचर सहारनपुर, जूट इंडस्ट्री गोरखपुर, कानपुर। आपको 6-7 इन्होंने लिखे, हो सकता है 3-4 याद हो, 3-4 जैसे कॉटन का है, शुगर केन का है, लेदर का है, ये सब बेसिक हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। उसके बाद फर्टिलाइजर एंड केमिकल में आते हैं। गोरखपुर प्रयागराज में, फूलपुर में है, ठीक है, फूलपुर प्रयागराज के पास ही है, अंदर ही मतलब। कानपुर, वाराणसी। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक हब एट गौतम बुद्ध नगर, ये तो आपको पता ही है, मेट्रो स्टेशन का नाम ही यहाँ पे है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। देन प्रयागराज नोएडा बायोटेक के लिए, वाराणसी, लखनऊ अदर इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड, ठीक है, यूपी में स्पेशल अलग से डिफेंस कॉरिडोर ही बन रहा है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एनर्जी फॉसिल फ्यूल, सोनभद्र मिर्जापुर, मेटल्स में फर्रुखाबाद, मथुरा बेल्ट वाराणसी, नरोदा थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे मिनरल्स में, ठीक है। मोस्टली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस आर सिचुएटेड along with the transportation lines are nearby the material sources, ठीक है। इन्होंने मतलब बेसिक चीज़ बताई यूपी का, थोड़ा सा वैसा मैप दिखाकर, जैसे नोएडा वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हब, ठीक है, फर्नीचर का ये वाला हब, ठीक है। उसके बाद शुगर केन आपको पता ही, इस वाले सहारनपुर ये सब वाला जो एरिया है, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने फर्टिलाइजर का यहाँ दिखा दिया है, कानपुर को लेदर टेक्सटाइल दिखा दिए गए। यही मैं कहने वाला था कि जो आपने वहाँ बताया ना उसको थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में दिखाइए। जैसे वाराणसी में मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ बायो एनर्जी भी कर सकते हो, बायोटेक एनर्जी भी यहाँ पे वाराणसी के आसपास। मिनरल अपना सोनभद्र वाला एरिया हो गया, गोरखपुर के आसपास के वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये काफ़ी बेटर तरीका होता है, इससे आपके मान के चलिए 1 नंबर सामने वाले से हमेशा ज़्यादा होंगे, जबकि बताया उसने भी सब कुछ, बताया आपने भी सब कुछ है, ओके। नाउ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द यूपी 2017 सीक्स टू मेक यूपी एज एन इंडस्ट्रियल हब, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, illustrate the major features of the wildlife ecotourism circuit of the उत्तर प्रदेश। अगेन ये जीएस पेपर 5 या 6 में अब आएगा क्वेश्चन, इसमें नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश इज endowed with large flora and fauna. Tarai region of the foothills of the Himalaya gives pleasant and extra thrilling experience of the ecotourism. The green shelter is home to various wild species. Ultra luxuriant natural growth makes it complete one. For nature lovers, these wildlife circuit gives chance to watch tigers, deer, elephant, crocodile, dolphin, migratory birds. उसके बाद डाइवर्स फॉरेस्ट, ठीक है। देखो अगेन इन्होंने यूपी का मैप बनाया, इनका यूपी का मैप थोड़ा सा इसको ऐसा बढ़ाना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, उसके बाद ऐसे बनता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, ये यूपी का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर दुधवा वगैरह दिखा दो, पीलीभीत दिखा दो, दुधवा पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी साइड में बहराइच, तीनों एक साथ है ना। देखो पीलीभीत टाइगर दुधवा हो गया, उसके बाद चुका टाइगर रिजर्व, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच में, इसमें मोतीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ककहरा, ठीक है। उसके बाद नीचे साइड यहाँ पे लगभग विजय सागर वर्ल्ड सेंचुरी। उसके बाद चंबल ईस्ट वाले रीजन में जो क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। क्रोकोडाइल क्या, ये घड़ियाल के लिए फेमस है। चंबल घड़ियाल, घड़ियाल मतलब उनका जो माउथ फेस होता है ना कुछ ऐसा होता है, ऐसे 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 होता है ना, ये घड़ियाल है, ठीक है। तो कुछ उनका फेस है ये मतलब घड़े जैसा होता है घड़ियाल, ठीक है।
ऐसा कुछ दांत हो ऐसा, ठीक है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ललितपुर झांसी वैस वाले दिए में। तो ऐसे देख लेते हैं आगे, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। दुधवा नियरली 490 किलोमीटर स्क्वायर, लखीमपुर खीरी नेशनल पार्क, टाइगर डियर लैंड वन होंडिनो चीता, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एट तराई इंडो पार्क नेपाल फॉर टाइगर कंजर्वेशन, कटनिया घाट बहराइच डॉल्फिन गिरवा रिवर, घड़ियाल टाइगर लेपर्ड डियर। उसके बाद चंबल सेंचुरी में चंबल घड़ियाल, ठीक है। दीज प्लेसेस गिव्स टू वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल। देखो किसी भी पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी आपको डायग्राम बनाने का मौका मिले, बिल्कुल बनाइए, हमेशा वो आपके मार्क्स को इन्हेंस करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वाटर क्राइसिस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सजेस्ट सुइटेबल मेजर्स फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए जो वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और चाहे पोल्यूशन कंट्रोल सीपीसी भी पूछे, ठीक है, या वाटर कमीशन पूछे, ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ये प्रीलिम्स का भी टॉपिक है और मेंस का भी टॉपिक है, और यूपीपीसीएस में तो आप लोग देख ही रहे हो, पूछा गया डायरेक्टली, ठीक है। वाटर क्राइसिस रिफर्स टू ए सिचुएशन where the people of particular region are unable to get assured supply of the minimum water required, ठीक है। इंटेंसिव हीट, पहले तो इन्होंने वाटर सप्लाई को मतलब क्राइसिस को एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, आपको भी ऐसे ही करना है। देखो कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट डिफिनीशन पता हो, आपको जो पता है वो लिखिए, ठीक है। इंटेंसिव हीट, क्लाइमेट चेंज, लोअरिंग वाटर टेबल्स, ड्रॉट लाइक कंडीशंस एंड डिप्लीटिंग एक्वीफर्स लीड टू वाटर क्राइसिस आर वाटर ब्लैक आउट। As per Niti Aayog recent report, nearby 600 million Indians faced high to extreme water stress. The report further mentioned that India is placed 120th amongst 122 countries in the Water Quality Index. India has nearly 4% water resource and 17% of the world's population. As per the above report, 21 cities including Bangalore, Chennai, Hyderabad are suffering from the groundwater crisis. If the matter is to be continued, there will be 6% nearly loss in the country's GDP by 2050। तो वो वाटर क्राइसिस बड़ा इशू है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी अर्बन सिटीज़ है ना, उन सब में कहीं ना कहीं से वाटर क्राइसिस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रीजन ऑफ द वाटर क्राइसिस, लोअरिंग प्रेसिपिटेशन एंड हायर इवेपोरेशन, ओपन इरीगेशन, around 80% 85% demand of the water by agriculture, lack in the strategy to save the water, frequent droughts, example के 2022 drought, exploitation of the existing water resources। उसके बाद देखो सुइटेबल मेजर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो कभी भी कोई भी क्राइसिस आए तो उसको मैनेज करने के लिए आपको स्टेप्स जरूर बताने हैं, तभी तो कंप्लीट होगा। आपने प्रॉब्लम बता दी, सोल्यूशन बताया नहीं, भाई प्रॉब्लम तो है ही दुनिया में, सोल्यूशन बताने के लिए तो आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। जैसे 3 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिवाइवल ऑफ द अर्लियर एंशियंट वाटर कंजर्वेशन मेथड लाइक आहार पाइंस, बुंदेला टैंक, ठीक है। जैसे हम लोग बाउदी बनाते थे ना पहले, बाउदी, ठीक है, मतलब उसमें क्या होता था, बाउली जो भी आप बोलते हो, ठीक है, उसमें मतलब स्टेप वेल टैंक बनते थे जिसमें पानी कंजर्व होता था, और जब आपका मतलब सीजन चेंज होता था तो उसी वाटर को हम यूज करते थे जो रेन वाला था। आजकल भाई वो सादा का सादा पानी सिटीज़ में फिल होता है, मतलब अर्बन सिटीज़ में बीच में कहीं फिल हो जाता है और लोग परेशान होते हैं, और उस वाटर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो गंदा होकर नाले के साथ बहता है, ये इशू है। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, कंपल्सरी वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन आर adoption measures, work on technology like precision irrigation, per drop more crop, installation of the desalination plant, water credit, awareness campaign like Pani Roko Abhiyan in MP, Catch the Rain campaign, check dams and run off dams to store water, adoption of the new technique like geotextile in road building so that water could get recharged inside, okay। उसके बाद मल्टी लेवल प्लानिंग इज द नीड ऑफ द टाइम फॉर एफिशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। आप इसको एसडीजी से लिंक कर सकते हैं, ठीक है, एसडीजी से लिंक कर सकते हैं ऐसे कंक्लूजन में, ओके, कि हमारा एसडीजी गोल भी है, एसडीजी गोल पर्टिकुलर नंबर भी बता सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट इन गंगेटिक प्लेन। रूरल सेटलमेंट रिफर्स टू लेआउट ऑफ द
dwelling in the rural area. Majority of the people in Gangetic Plain, okay, आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही गंगेटिक एरिया वाले लोगों के लिए अभी तक तो प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, बट लोग इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो अर्बन एरिया में भाग रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, छोटे पीस के लैंड उतना प्रॉफिट होता नहीं। सिंस द रीजन हैज़ डिपोजिट soil brought by the river Ganga, it is considered as one of the most fertile region of the world। सही बात है, मतलब one of the highest density in this area। ठीक है, some large village have shops scattered in different mohallas where goods are sold for the money। Indo-Gangetic Plain has higher density of the population and it is compact and nucleated ones। ठीक है, मेन सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द गंगेटिक प्लेन क्या है, रेक्टेंगुलर या क्रॉस शेप्ड पैटर्न। ठीक, ये चीज वाइड स्प्रेड इन दिस रीजन, इट डेवलप्स एट क्रॉस रोड, इट्स शेप इज रेक्टेंगुलर, द रोड लेंस मीट एट राइट एंगल। ठीक है, हाउस आर बिल्ट अलॉन्ग विद द रोड। उसके बाद ट्रायंगुलर पैटर्न क्या है, विजिबल बिटवीन कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर्स गंगा एंड दोयाब। जैसे ये आप प्रयागराज में देख सकते हैं, प्रयागराज में एक साइड से गंगा आ रही है, एक साइड से यमुना आ रही है, तो बीच में आपका संगम है। तो ये वाला जो है ना दोआब रीजन, मतलब दो नदियों के बीच का रीजन दोआब। ठीक है, देखो दोआब बेसिकली दो कोई भी हो सकता है, दो चीज़ों के बीच का रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे यूपी का मैप दिखाया है, एग्जैक्टली उन्होंने संगम दिखाया कि ये इसके साइड में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, और यहाँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई है। ठीक है, रेक्टेंगुलर रूरल सेटलमेंट पैटर्न इज विजुअल इन गंगेटिक प्लेन इन मिडल। देखो इमेज जरूर बनाना है, डायग्राम जरूर बनाना है, ये 0.5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, आप पूरे पेपर में 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा पा जाओगे दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, 0.5 तो पक्का देगा, और अगर आपने थोड़ा सा सही से बना दिया तो आपको 1 नंबर देगा। मतलब आपने जो पूरा लिखा है ना बॉडी पार्ट, उसमें शायद आपको 2 से 2 नंबर मिलेगा, 2 से 3, हार्डली 2 से 3 नंबर मिलता है उस 6 में। ठीक है, और 1 नंबर आपको इस डायग्राम में मिल जाएगा। सोच के देखिए, आपने 10 लाइनें लिखी जिसमें आपको 2 नंबर मिल रहा है, आपने एक डायग्राम बनाया जिसमें आपको 1 नंबर मिल रहा है, कॉस्ट बेनिफिट इसमें ज़्यादा है। अपर गंगा प्लेन 55% मीडियम साइज्ड विलेज, रोहिलखंड तराई डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, विलेज आर हेलमेटेड एंड लोकेटेड एट एम्बैंकमेंट। मिड गंगा प्लेन स्मॉल साइज्ड बट क्लोजली स्पेस्ड विलेज, साउदर्न बिहार मोर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। लोअर गंगा प्लेन क्या, स्कैटर्ड विलेज आर वेरी कॉमन इन द रहर प्लेन, दुआर सुंदरबंस। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दामोदर ब्राह्मणी इंटरफ्लुअर्स। ठीक है, द रूरल सेटलमेंट इन गंगेटिक प्लेन इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एलुवियल मॉर्फोलॉजी। ओके, कंक्लूड किया इन्होंने। अब यहाँ पे सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करेंगे सेक्शन बी पे। ठीक है, कंपोजिशन तो हमने देख लिया था, अब हम क्वेश्चन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पार्ट होगा, कंक्लूजन होगा। ये आपका 12 मार्क्स में है और 200 वर्ड्स में है। ठीक है, अब ये कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ थोड़ा सा लिवरेज मिलेगा, 20 to 30 वर्ड लिखिए, कंक्लूजन में भी 20 to 30 वर्ड लिखिए, और ये आपका 150 प्लस माइनस। ठीक है, 10 कोशिश करें 150 पे रुकिए, इससे क्या होगा आपका बॉडी पार्ट और कंक्लूजन में वर्ड लिमिट थोड़ा सा ठीक से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका 1 मार्क्स के आसपास 1 से 1.5 में चेक होगा, अगेन ये 1 to 1.5 में चेक होगा। ठीक है, 3 हो गए। अब बचे 2 जो 9 है, 8 से 9 नंबर या 9 से 9 नंबर के आसपास। ठीक है, 9 से 10 या 8 से 9 कह लीजिए, ये जो हैं ये आपके बॉडी पार्ट के होंगे। अच्छा, एक और पॉइंट, इसमें जनरली 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, तो 2 चीज़ें पूछी जाती है तो आपके लिए आसान होता है कि बॉडी पार्ट हमेशा 2 पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। कभी भी जहाँ भी क्वेश्चन ने 2-3 पार्ट पूछे, आप समझ लीजिए आपको थोड़ा थोड़ा बताना है और ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स पाना है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थ्रो द लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, देखो गुप्ता पीरियड का तो हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, साइंस टेक्नोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब गुप्ता पीरियड आप रख लीजिए, और चाहे प्रीलिम्स के लिए चाहे मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, गुप्ता पीरियड मिड टू लेट 3rd century अप्रॉक्स 550 AD was watershed period of the ancient phase in India's history. The period was witnessed all around development including
the sector of the science and technology. Scientific discoveries and rationality made the Gupta period as golden period of the ancient India. Okay, reasons behind the progress of science and tech during the Gupta period क्या था? Enlightened monarch like Chandragupta first and second and King Samudragupta Kumargupta. Prevalence of the education. Support of all by states, secular and monarch. एज ऑफ द साइंटिफिक कैसे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, सुश्रुत, ये सारे थे. कमिटिंग एक्सटर्नल लेड टू प्रॉस्पेरिटी एंड हेयर बाई प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इनोवेशन. ओके, कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या था? आर्यभट्ट लीडिंग साइंटिस्ट एंड स्कॉलर गुप्ता ऑफ गुप्ता पीरियड. बुक्स में क्या थी? आर्यभट्टियम एंड सूर्य सिद्धांत. ठीक है. डिड्यूस्ड value of the pi, planetary motion, explained sun and lunar eclipse. Heliocentrism, revolution of the earth explanation. Calculus and place value of the and algebra. ठीक है. वराह मिहिर. ठीक है. देखो, among 9 jewels of the चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये थे. बुक्स इनकी क्या थी? पंच सिद्धांता, वृहद संहिता, वृहद जातका, लघु जातका. देखो, आपको ये सारी नहीं याद होंगी, मैं समझ सकता हूँ. एग्जाम का प्रेशर इतना होता है मेंस में कि आपको सारी, लेकिन आपको कुछ तो याद होंगी. एक दो आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ी वो तो याद होंगी. वही लिखना है दोस्त, बस वही उतना लिखना है. लीडिंग एस्ट्रोलॉजर टोल्ड अबाउट यूनिवर्स. ओके. तीसरा, धन्वंतरी इज द नवनीतकाम टोल्ड अबाउट इन हिज नवनीतकाम टोल्ड अबाउट बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ, etc. ठीक है. He is worshipped today as patron god of the all branches of medical science. ठीक है. Ayurveda was his contribution. Coin monitoring in different form, gold, silver, bronze, by different rulers reflect the contribution to metallurgy. Metallic image of the Lord Buddha, Mehrauli iron prayer Delhi are some masterpiece of the Gupta age. Temple architecture requires skill of the calculation and technology to build it. गुप्तास हेराल्ड टेम्पल मेकिंग, जैसे दशावतार टेम्पल. उसके बाद हस्त्या आयुर्वेदा. ठीक है. बाई पलकाप्या. ठीक है. कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपमेंट ऑफ द आयुष. ठीक है. Thus, the Gupta era significantly contributed to the development of the science and technology, making them scientifically literate monarch. Okay. Next, question number 12. How did Indian Renaissance movement on 19th century help in the development of the India? Describe करना है. देखते हैं इसमें. देखो, अब आपको इंडिया रिनाइसा क्वेश्चन आ गया. ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी लगभग आता है. ठीक है. लगभग आता है, मतलब हर एक 2 साल में आता रहता है इंडियन रिनाइसा. ठीक है. और यहाँ तो आ ही रहा है. तो ये आपकी थीम है, रिपीटेड थीम. इसको आपको अच्छे से याद करना है. ये मेरा कहने का मतलब है. इंडिया रिनाइसा रिफर्स टू वाटर सेट मोमेंट इन द मॉडर्न हिस्ट्री. जैसे राजा राम मोहन राय इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंडिया रिनाइसा, हु हेराल्डेड न्यू विजन ऑफ द रैशनल थिंकिंग, क्रूसेड अगेंस्ट सोशल इविल्स वाया हिज लिटरेरी आर्सेनल. ठीक है. ट्रेड्स ऑफ द इंडियन रिनाइसा क्या है? रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट टीचिंग, गो बैक टू वेदास एंड इट्स इंटरप्रिटेशन. ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स वाज अगेंस्ट सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिस. Indian philosophy to Western world by Swami Vivekananda. Fight for the cases of the vulnerable people and weaker section. It gave rise to the study of the English literature, philosophies and book of the history. Socio-religious reforms. Okay. How it led to development of the India. It initiated age of the social reforms leading to equity in the society which was absent earlier. Rajaram Mohan Rai and other intellectuals put stress on the rational thinking, monotheism encouraged by the Roy. Efforts of the Roy led to the abolition of the cruel practice of the sati. Reforms demanded upliftment state of the women and Dalits, sati abolition, child marriage abolition, age of the consent, slavery abolition. Ishwar advocated women education. Okay. उसके बाद reinterpretation of the our ancient text like Vedas by आर्य समाज. ठीक है. देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आर्य समाज 1975 में होना था. ठीक है. आज 2025 चल रहा है. ठीक है. तो आपके 150 वर्ड हो रहे हैं, 150 ईयर्स हो रहे हैं कंप्लीट. ठीक है. तो क्वेश्चन इससे आ सकता है.
ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। लेड टू कॉन्फिडेंस इन इंडियन अबाउट ग्लोरियस पास्ट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी। Many national leaders were attached to their organization, thereby its thinking positively affected our national movement. Example के लिए call for Swaraj, Swadeshi, participation of the women in India. Spiritual leaders like Swami Vivekananda awakened the youth community to get mobilized and introduced Indian philosophy to westward in the World Religion Parliament 1893। मतलब स्वामी विवेकानंद तो फेमस ही है यार, ये तो लिख ही सकते हो ना आप। Savitribai Phule and Jyotiba Phule started uplifting status of the Dalit, fought against untouchability। देखो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो क्या था कि जो जितने भी यहाँ डिस्कस किए ये ऐसे नाम है जिसमें ऐसा कोई नहीं हो जिसको नहीं पता होंगे, बस आपको ये नहीं पता कि इन्हीं को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से सीखिए अच्छे से, ठीक है। बाकी नॉलेज तो आप सबके पास है, तभी तो आप मेंस में पहुँचे हो। ओके, कंक्लूड करेंगे। Thus, 19th century socio-religious movement in India affected various dimensions of the society, people, national independence movement, and acted as beacon of the change in thinking attitude of millions of the Indians. Okay. Question number 13. What do you understand by the Balkan crisis? ठीक है, what was its role in First World War? देखो ये एक तरीके से आपका वर्ड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वर्ड हिस्ट्री का। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, बाल्कन क्राइसिस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो अब क्या है ना कि अगर वर्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है, ज़्यादा नहीं। और क्वेश्चन उन्हीं से घुमा फिरा के आता है, जैसे जो मतलब बिस्मार्क थे, ठीक है, जर्मनी यूनिफिकेशन का, ठीक है, ऐसे इटली यूनिफिकेशन का, या फिर यूरोपियन की जो वार वगैरह थे उससे रिलेटेड, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, वैसे 4-5 थीम है जो आती हैं, तो आप उनको तैयार करिए बस। द बैकग्राउंड ऑफ द बाल्कन वार लाइज इन द अनरियलाइज्ड टेरिटोरियल ambition of the nation state that emerged from the Ottoman Empire in the later half of the 19th century. Serbia, Greece, Bulgaria, Montenegro had gained significant territories following their independence movement, but they sought more territories from the weakened Ottoman Empire controlled region of the Rumelia, comprising East Rumelia, Albania, Macedonia, and Thrace. Balkan League was formed, and its members were confident that under those circumstances, an organized and simultaneous declaration of the war to Ottoman Empire would be the only way to protect their rivals and expand their territories in the Balkan Peninsula. अब बाल्कन वार 1912 एडी में क्या हुआ? In 1912, the Balkan powers Greece, Montenegro, Bulgaria, Romania attacked Turkey. The Ottoman Empire was already severely weakened and lost many of its territory in the wars. A peaceful conference was arranged in the London. It was decided that the captured territories would be decided among victories. Problems arises when Serbia claimed Albania, which had a large Slavic population. Austria objected to this claim as the annexation of the Albania by Serbia would further strengthen Serbian nationalism. Okay. Finally, Albania was kept as independent country, but it widened animosity between Serbia and Austria. ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट बाल्कन वार की कहानी थी। अब सेकेंड बाल्कन वार में क्या हुआ देखो। बल्गेरिया वर डिससेटिस्फाइड विद देयर गेन इन द बाल्कन वार 1। ऑब्वियस बात, देखो ये हमेशा होता है, जब जो हारा होता है वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई भी चीज़ पर्सन अपनी टेरिटरी को लॉस नहीं करना चाहता, तो बदला लेने के लिए तो सेकेंड वार जनरली लड़ते ही लड़ते हैं, ठीक है। दे वांटेड मैसिडोनिया बट इट वाज गिवन टू द सर्बिया। बताओ, इन अदर order to take back Macedonia, Bulgaria attacked Serbia and hoped that other Balkan powers would support them. But Balkans supported Serbia and Bulgaria lost all three, created animosity among the nation. They got divided into two groups of Allied and Axis. बताइए, finally met in the World War 1. ये आपका था seeds of the World War 1, ठीक है। Okay, next question number 14. Why social empowerment of the women is necessary for inclusive development? देखो inclusive development का क्वेश्चन हर बार आता है, हर प्रीलिम्स में, हर मेंस में, ठीक है। मेंस तो मान के चलिए यूपीएससी
और यूपीपीसीएस दोनों का फेवरेट टॉपिक है, तो आप अच्छे से तैयार करिए इसको, ठीक है। उसमें भी वीमेन और डिप्राइव्ड सेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल तो वीमेन के बारे में पूछा है, स्टार्ट करेंगे। सोशल empowerment of women is a broad term inculcating multifaceted strategy to end societal gender inequality, giving space to women to increase their range of the choices to realize their innate and acquired potential. It also means breaking the irrational societal shackles and dogmas that affected the women dignity from the womb to tomb. ये वर्ड कीवर्ड है कि वीमेन को वॉर्म टू टॉम तक फेस करना पड़ता है, मतलब जब गर्भ में रहती हैं तब से लेकर जब तक वो उनकी डेथ होती है तब तक उनको एट्रोसिटीज़ और मतलब सोसाइटी की फेस करनी पड़ती है। अर्लियर आल्सो देयर वर मेनी सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट दैट वर इंटरेस्टेड इन अपलिफ्टिंग ऑफ द सोशल पोजिशन ऑफ द वीमेन। एग्जाम्पल के लिए राजा राम मोहन राय एंड अदर फॉट फॉर सोशल इवल्स लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर for women's education. In modern times, also women are still facing challenges, but in lesser degree, there is a change in methodology of the exploitation. In India, recent global gender gap report, मतलब जो भी रिसेंट का आएगा 25 से 26 जो भी रहे उस टाइम पे लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्ट द पुअर स्टेटस ऑफ द सोशल एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन आर इंटाइटल्ड टू इक्वल enjoyment and protection of all human rights and fundamental freedom in all spheres including social. उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, देखो फ्यू इनिशिएटिव क्या है वीमेन के लिए, पहले नेशनल लेवल पे उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। बीजिंग डिक्लेरेशन फॉर वीमेन, ये याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्टली प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं है तो याद रखिएगा। वीमेंस डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब देखो नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट्री लेवल पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट, सती एबोलिशन 1829, ट्रिपल तलाक, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 2005, एंटी डाउरी एक्ट 1960, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ द वीमेन। सोशल empowerment of the women is the need of the time to give equal field to women. Recent government radical reforms like induction of the women to armed forces, सैनिक schools, PM Ujjwala योजना, Startup India has positive bearing effect on social empowerment, ठीक है। टू अचीव SDG, देखो क्या ना SDG का यूज इन्होंने कंक्लूजन में, टू अचीव SDGs 5 दैट इज जेंडर इक्वलिटी, द सोशल empowerment of women is necessary and inevitable. It will lead to inclusive empowerment development. We cannot drive car early on one wheels. We require all effort to make women empowered so that they walk side by side and lead ahead of the society. अभी देखो जो वीमेन का बिल आया है ना, वीमेन रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में, ठीक है, उसका भी मेंशन आप इन कंक्लूजन में कर सकते हैं या फिर इंट्रो में कर सकते हैं, मतलब वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जो वीमेन का रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पास किया रिसेंटली, बट वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। डिफाइन क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट थीम है भाई, इसको याद करिए और अच्छे से समझिए क्योंकि क्वेश्चन आता है इनसे। एसेस द इम्पैक्ट ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। देखो पहला टर्म आपको ग्लोबलाइजेशन बताना है, ठीक है, हाफ, उसके बाद सेकंड हाफ में इम्पैक्ट ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर बताना है। देखो टू द पॉइंट रहना है कि कहाँ इम्पैक्ट बताना है, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपकी हेडिंग पढ़नी चाहिए इम्पैक्ट ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या है, आपको ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करना है। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ रैपिड इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन अमॉन्ग द कंट्रीज। ओके, it makes the world more accessible to the everyone. It is based on the concept of the global village. India one sun world one grid, ठीक है। तो वन मतलब इंडिया सोलर अलायंस भी चला था, तो उसमें भी ग्लोबलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। ट्रेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है, मोर एक्सेसिबल वर्ड्स, लेसर से टू द बाउंड्रीज, affected all spheres of the human, social, economic and political, ठीक है, free trade and liberalization, women empowerment, mixture of the culture, global economic and supply chain, economic reforms and
increased collaboration. Globalization has affected rural and social structure. Prior to globalization, rural society was dominated by the joint families. Due to globalization, cities attracted more villagers towards it. Thereby, it led to fragmentation of the families and more preference to the nuclear family. Increasing westernization and open critical thinking are spreading to village day by day. Now, women of the rural society are demanding rights. They plan small families. Globalization led to observance of the न्यू ईयर सेलिब्रेशन क्लॉथ्स. इसको बोलते हैं एक टर्म सिविक रिलीजन. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से सिविक रिलीजन बढ़े हैं. ठीक है, चाइनीज कंटिनेंटल फूड, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक and the rural society. Globalization led to accessible of the mobile clinics, private schools, better services, service delivery to rural society. Here, proactive measures of the government played an important role in transforming society. Migration of the male member in the search of the job led to feminization of the agriculture and skewed sex ratio. ठीक है, rational thoughts are being transported to rural areas by these migrants. ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं निगेटिव इफेक्ट. देखो, किसी भी चीज़ का इफेक्ट पूछा जाए ना तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं. कोशिश करिए दोनों लिखने के लिए, तभी वो क्वेश्चन बैलेंस होता है. ठीक है, अब निगेटिव इफेक्ट देखेंगे. थ्रेट टू रीजनल डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल के लिए लॉस ऑफ द लोकल लैंग्वेज. माइग्रेंट्स लिव पुअर लाइफ इन सिटीज. दे आर लिविंग एग्रीकल्चर एज देयर प्रोफेशन. मशीन बेस्ड पॉप प्रोडक्ट हैव क्राउड. ठीक है, क्राउड आउट. ठीक है, लोकल आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, देयर बाई लॉस ऑफ द लाइवलीहुड अप टू द मिलियंस. एक्चुअली मशीन बेस्ड प्रोडक्ट ने क्या किया है, क्राउड आउट किया है. कैसे कि वो लोग ज़्यादा मतलब अच्छे से और नंबर ऑफ पीसेस प्रोडक्शन करते हैं, तो इससे जो क्वांटिटी है बढ़ गई. ठीक है, और उनका प्रॉफिट बढ़ गया. ठीक है, और उनका कॉस्ट भी कम हो गया, तो आसानी से सस्ते प्रोडक्ट दे सकते हैं. बट हाथ वाले में ऐसा केस नहीं है ना. डेवलपमेंट ऑफ द सन ऑफ द सॉइल थ्योरी ड्यू टू थ्रेट ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द सोशल रूरल कल्चर. ओके, कंक्लूड करेंगे. Although globalization has few negative, but it forced the people to think rationally and accordingly. Rural society now a day by day becoming progressive at same. We need to protect our culture too. Okay. Next question number 16. Highlight the silent feature of the India's population policy 2000. Suggest some measures of the population stabilization. ठीक है, ये क्वेश्चन शायद अब के कॉन्टेक्स्ट में ना आए क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक हो गया है. ठीक है, न्यू फैमिली NFHS न्यू फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग हमारा जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 से नीचे जा चुका है. ठीक है, तो अब के टाइम में थोड़ा सा अब क्वेश्चन आता है एजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम और सोल्यूशन. ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 focused on the providing a framework for the policies on to stabilize population by 2045, making family welfare people oriented, preventing and controlling all communicable disease. ठीक है, achieving universal immunization disease, promotion of the Indian system for medicine आयुष, promotion of the delayed marriage for the girls. देखो अब तो वैसे प्रमोशन क्या करना, वैसे ही शादियाँ लेट हो रही हैं. NPP focused on the nutritional requirement, free and compulsory education up to the age of the 14 years, emphasize on preventing STDs and unwanted pregnancies. ठीक, 100% registration of the birth, death, marriage and pregnancies, focus on the maternal health and child health, 80% institutional deliveries, 100% delivery by the trained person, to achieve total fertility rate. मतलब जो भी इन्होंने लिखा है वैसे फर्टिलिटी रेट इसको बोलते हैं. टू मतलब रिप्लेसमेंट लेवल या टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी. ठीक है, 2.1 द रिप्लेसमेंट लेवल. रिड्यूस IMR 30 से कम, MMR 100 से कम. रिवार्ड पंचायत एंड जिला परिषद फॉर प्रमोटिंग फैमिली नॉर्म्स. इट स्ट्राइव टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल. ए स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, फोकस ऑन द वीमेन एम्पावरमेंट एंड एडोलिसेंट. ओके, उसके बाद इसमें देखो मेजर्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. अब मेजर्स क्या लेंगे, देखो उन्होंने बोला है ना
ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट में सजेस्ट सम मेजर्स, ठीक है, जो 12 नंबर क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, ये जनरली ऐसे क्वेश्चन है जिनके 2 पार्ट होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। मेजर्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, स्विचिंग टू मॉडर्न कंट्रासेप्टिव, सेंसिटिविटी एंड इंसेंटिव्स, सेल्फ कंट्रोल एंड फोकस ऑफ द फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस ड्राइव, हम दो हमारे एक, ठीक है। तो एक्चुअली हम दो हमारे दो ही ठीक है, एक तो थोड़ा मतलब कम हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। इंक्रीजिंग मैरिज एज ऑफ द गर्ल्स, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी इज नीड ऑफ द टाइम, वुमेन सेंट्रिक मेजर्स, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, adoption of the change in social outlook, spread of the education and women empowerment, better reproductive health. According to United Nations in April 2023, India to surpass China as the world most populous country. Globally, the debate over population explosion has erupted after recent ecosystem assessment pointed to the human population role in driving other species into extinction and precipitating a resource crunch. Recent National Family Health Survey 5 reflect better family planning and population stabilization sign. यही मैंने जिक्र किया था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एग्जामिन द नेचर ऑफ द अर्बनाइजेशन। भाई अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कितना पूछेंगे, देखिए अगेन इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द फास्ट पेस अर्बनाइजेशन। एक बात समझिए, ये पेपर जीएस पेपर 1 का तब है जब यूपी का भी इसी में आता था। अब तो यूपी का अलग से पेपर आएगा, यूपी जीएस 5, ठीक है, यूपी जीएस 5 और 6, ठीक है। तब सोचिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कितना कवर होंगे जीएस पेपर में, इशूज़ काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो अर्बनाइजेशन तो आना ही है, ग्लोबलाइजेशन आना ही है, तो अच्छे से इसको तैयार करिए, ठीक है। अगेन स्टार्ट करिए डिफिनेशन से। अबाउट 377 मिलियन इंडियंस कंप्राइजिंग अबाउट 31% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, लिव इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। देखो ठीक है, अभी तो इसको देख लेते हैं। विद इंक्रीजिंग ग्रोथ द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन विल इंक्रीज, projection are that by 2030 about 40% population and 60% by 2050 will reside in urban area। अब देखो अर्बनाइजेशन को कैसे, एक तो सिंपल जैसे उन्होंने लिखा लिख दिया आपने, अगर मुझे दिखाना हो तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। देखिए मैं ऐसे ग्राफ लूँगा, ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। ये आपका ऊपर वाली लाइन आपकी अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन नीचे ईयर है, ठीक है। ये आपका पहला वाला ग्राफ है जो अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम 2011, इन्होंने हम सेंसस का लेकर चलेंगे 2011, ठीक है। और दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा है, ये है 31%, ये है 40% और तीसरा वाला 50%, ठीक है, 50%। ये वाला 2030 होगा, 2030 और 2050, ठीक है। 2050 में तो 60% हो गया, हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्शन है, ठीक है, 60%, ठीक है। तो ऐसा बनाइए और इसको ऐसे ब्रैकेट में मतलब बंद कर दीजिए, ठीक है। सेम डेटा है, आपने फॉर्मेट चेंज किया, बस फॉर्मेट चेंज करने से आपका मार्क्स इन्हेंस होगा। आपको एग्जामिनर +1 मार्क्स इसमें सबसे ज़्यादा अलग देकर जाएगा। अगर सारे मतलब जो भी नंबर पा रहे हैं उसमें 1 नंबर आपका ज़्यादा नंबर हमेशा रहेगा। और आप ये पूरे पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन में कर सकते हो, मतलब 10 नंबर आप आराम से यहाँ ले सकते हो। ये तब है जब आप यूपी का डायग्राम, इंडिया का डायग्राम बनाओ, उसके अलावा ये 10 नंबर है जो आप लोगे एग्जाम में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन विल सेंट्रल टू इंडियाज स्ट्रेटजी ऑफ अचीविंग फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ बिकॉज ऑफ एग्लोमरेशन एंड densification of the economic activity in urban agglomeration. Urbanization increases range of the choices and awareness of the entrepreneurship employment compared to what is possible in depressed rural areas. Okay. Traits of the urbanization in India. Traits क्या हैं इसके? Rapid growth in recent decades. Pull factor attracts migrants to urban areas leading to high density. Example Delhi 11,000 plus density. Slum development due to lack of the in urbanization strategy. Spread of the historical towns like Varanasi, Mathura. Large inequality among the people of urban areas. Urban sprawl. ठीक है. At one side it is engine of the growth, which while on the other side engine of the exploitation to nature. भाई वाटर रिसोर्स का क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कंप्लीट कियोस्क है, ठीक है।
Rapid increase in the pace of the urbanization demands a clear strategy to deal with the negative of the urbanization. Smart cities and cluster village development are few steps in this regard. कैसे? सोशल implication on the fast urban development कैसे है? Mixing of the culture leading to synthesis of new culture, Indo-Western culture. Poor people and slums are facing hardship for their living, health and education. Rapid industrialization cause pollution and formation of urban heat island in the cities, causing various health issues out of the pocket expenditure. Formalization of the agriculture in rural areas, social crimes in the cities, ये बढ़ रहा है. ठीक है, देखो सोशल क्राइम कैसे होता है, जब ग्रोथ होती है तो ऐसे बढ़ता है पहले, ठीक है, फिर एक टाइम के बाद फिर डाउन होता है अपने आप. ठीक है, जब सिटी स्टेबलाइज होती है तो ड्यू टू माइग्रेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन जॉइंट फैमिलीज आर टर्निंग इनटू न्यूक्लियर. Absence of the social capital in urban areas, lack of the feeling of the belongingness. ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ द ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन लाइक लो वेजेस, एक्सप्लॉयटेशन टू वर्क प्लेसेस, ये सब. अगला 10. अर्बनाइजेशन इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी आर रेजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग, बट देयर शुड बी check and balance to deal with the issue of the rapid urbanization. At the same time, smart village is the need of the time. Okay, next question number 18. What is cyclone? पहला पार्ट, एक्सप्लेन कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन, ये दूसरा पार्ट. ठीक है, तो अब देखो साइक्लोन के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम नहीं, देखो ज्योग्राफिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफिक कोई भी क्वेश्चन है तो इमेज बनना चाहिए, डायग्राम बनना चाहिए. ठीक है, साइक्लोन्स आर द सेंटर ऑफ द लो प्रेशर सराउंडेड बाय द आइसोबार हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड. मतलब लो प्रेशर नीचे होगा, सराउंडिंग में आइसोबार होंगे ऐसे. ठीक है, ऐसे आइसोबार मतलब जहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा. आइसोबार मतलब मतलब अगर मान लो यहाँ पे 10 ATM प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी 10 ATM है, तो ऐसे यहाँ मतलब इसके सराउंडिंग में लगभग 10 के आसपास ही सारा प्रेशर है. एज एयर प्रेशर इंटर्स इन द एरिया ऑफ द लो प्रेशर फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन, द कोरियोलिस फोर्स बेंड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड टू राइट साइड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ये ज्योग्राफिकल फीचर है. ठीक है, दिस क्रिएट्स एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन एंड रोटेशन ऑफ द विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज रोटेशन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखो. ठीक है, साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स दैट रोटेट अबाउट ए जोन ऑफ द लो प्रेशर. नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, विलीविलीज, कैरिबियन सीज, हुरिकन, चाइना सीज, टाइफून, ये सारा कुछ इनको बोलते हैं. द कन्वर्जेंस ऑफ टू अपोजिंग आवर मासेस सच एज लाइट ट्रॉपिकल एयर मासेस एंड थिक पोलर एयर मासेस. Temperate cyclones are also known as the extratropical cyclones. This type of the cyclones occurs outside of the tropics with a latitude range of the 30 to 60 degree. By collision of warm and cold air mass, a wave-like structure is formed in which cold air mass is at northwest direction while the warm air mass puts at southeast direction. Okay. The cold air mass start to push warm air mass. As a result, warm air starts to rise up and forms cumulus clouds. When cold air mass overtakes warm air mass, the warm air mass is completely uplifted and cyclone dissipates. Okay. देखो इन्होंने इसको भी डायग्राम से दिखाया है, जैसे वार्म कोल्ड ऊपर नीचे है, तो वार्म क्या होता है, मतलब हल्का होता है, कोल्ड भारी, कोल्ड नीचे गया, वार्म ऊपर उठने की टेंडेंसी रखा, कुछ ऐसा. फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऊपर उठाएगा, तो ये अपने आप ऐसे वार्म ऐसे हो जाएगा, कोल्ड ऐसे घूमने लगेगा. डिसिपेशन ऑफ द साइक्लोन. ओके, इसको इन्होंने कंक्लूड नहीं किया है, मतलब कंक्लूड करिए कि प्रेजेंट टाइम में टेम्परेट साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं. तो वो टेम्परेट साइक्लोन कहाँ आता है, जो अमेरिका वाला रीजन होता है ना, वहाँ पे आते हैं, जो कि हाई प्रेशर के कारण आता है. ठीक है, और ये मतलब ठीक है, खतरनाक तो दोनों होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ द यूपी अफेक्टेड बाई सॉइल इरोजन एंड आल्सो आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो पहला तो डिस्क्राइब करना एरियाज ऑफ द अफेक्टेड बाई सॉइल इरोजन, उस एरिया को डिस्क्राइब करना. देन आइडेंटिफाई द फैक्टर आइडेंटिफाई करना जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए.
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉइल इरोजन को डिफाइन करिए। सॉइल इरोजन रिफर्स टू रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट हैज कैपेसिटी टू सस्टेन लाइफ। मतलब एक्चुअली ऊपर वाली सॉइल ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, मिनरल्स उसमें होते हैं, वही हट गई। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय द नेचुरल एजेंट्स लाइक एक्शन ऑफ द विंड, वाटर, ग्लेशियर। इट लीड्स टू रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू इट्स deposition in another place. Soil erosion is one of the type of the soil degradation. In the state of the UP, the soil erosion is going issue as it degrades soil fertility. Here, two agents are very active, that is wind erosion and water erosion. Water erosion को ही गली erosion बोलते हैं। तराई erosion क्या है? Affected by water logging and flood, thereby causing soil erosion. आगरा, मथुरा, इटावा affected by wind erosion. ठीक है। Chambal river and its associated tributaries form infamous badland topography। एग्जाम में आ चुका है, प्रीलिम्स में आ चुका है सीधा सीधा कि badland topography किस एरिया की होती है। कॉल्ड ravines, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू गली इरोजन। ठीक है, देखो ये मैं कह रहा था, ये मैप आपको बनाना है, यूपी का मैप थोड़ा सा ऐसे करके बनाना है। ठीक है, तराई रीजन मेनली अफेक्टेड बाई विंड इरोजन एंड वाटर लॉगिंग। ये तराई रीजन, भाई गंगा का पानी इसी एरिया से तो आता है, नदियाँ कई सारी, घग्गर, ये सब कई सारी इधर से निकलती हैं, तो ये तराई रीजन है, अफेक्ट होता है इससे। मथुरा और इटावा विंड इरोजन से इफेक्टेड है। ठीक है, और मतलब इधर वाला जो चंबल उम्बल के एरिया आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे गली इरोजन वगैरह है, बैड लैंड टोपोग्राफी, ये सब दिखा सकते हो। रीजन अफेक्टेड बाय द सॉइल रीजन, देखो ये रीजन दिखा दिया। अब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, अब इन्होंने फैक्टर बताने इनको। ठीक है, फैक्टर क्या वो समझते हैं। फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड, excessive irrigation leads to soil erosion. Grazing at intense level leads loosening of the soil, leading to soil erosion. Deforestation weakens the bonding between roots and soils, lead to wind and water erosion. Sand mining in imbalanced way leads to faster flow of the water river, leads to erosion, larger erosion. Intense flow of the winds. Gully erosion is the main feature in the Chambal river, leading to badland topography. Conclude करेंगे। Land restoration, good agriculture practice, reforestation, regulated grazing, stringent sand mining rules, mulching, watershed check dams are techniques to handle soil erosion. Okay. Question number 20, last question. What are the means of the irrigation in the UP? डिस्कस द रोल ऑफ द इरीगेशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन GS 6 में आएगा। ठीक है, अब फिलहाल अभी तो आया इस पेपर में क्योंकि इस टाइम पे ऑप्शनल होता था, अब GS 6 में आएगा क्योंकि ऑप्शनल हट गया है और यूपी का स्पेशल 5 और 6 पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 पार्ट क्वेश्चन के आराम से करिए। इसमें स्टार्ट करते हैं डिफाइन करने से। अपार्ट फ्रॉम द नेशनल प्रेसिपिटेशन, various artificial source of the irrigation area available in our state. Net irrigated area of our state is approximate 145.57 लाख हेक्टेयर। ओके, वेरियस सोर्सेस क्या हैं? देखो ये सबसे दुख की बात है। ठीक है, ट्यूबवेल हमारा 75% के आसपास है। ठीक है, तो और कैनल हमारा 15% है, और वेल, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स और सारे मिलाकर 9%। मतलब हम ग्राउंड वाटर को कितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये दिखाता है। अच्छा, ऐसे डाटा है ना, तो आपको ऐसे नहीं दिखाना, सीधा लिखना नहीं है। मतलब मैं तरीका आपको जो बताऊंगा वो ऐसा बताऊंगा कि आप ऐसे वेन डायग्राम, मतलब ऐसे बनाइए गोला। ठीक है, आप इसमें देखो ये यहाँ से, ठीक है, 75% ट्यूबवेल। ठीक, उसके बाद 15% आपका कैनल। ठीक है, रेस्ट 9%, 9.9%, और 1% आप छोड़ दे दीजिए अदर्स। ठीक है, या 10% इसको कर लीजिए अदर्स। ठीक है, ऐसे तो यहाँ ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऐसे बंद करिए भाई, एग्जामिनर 1 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है, सिंपल कि बच्चे ने मेहनत की है, बच्चे को समझ में आता है डायग्रामेटिक फॉर्म। क्योंकि देखो एक वो पढ़ रहा है, एक उसे दिख रहा है। आप लोग सोचिए क्या आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, पढ़ना या देखना? भाई आप लोग भी जैसे एक है किताब पढ़ना, ठीक है, एक है उस चीज़ को विजुलाइज फॉर्म में देखना। तो विजुलाइज फॉर्म में देखना ज़्यादा आसान है, समझना ज़्यादा आसान है। ठीक है,
इसलिए आपको ऐसे बनाना है। ओके, पोन्स इरिगेशन रीजन वाइल वाटर टेबल्स आर हाइयर, धेखली राहत चरसा आर टेकन टू एक्सट्रैक्ट वाटर। ठीक, मिड गंगेटिक वैली रीजन कवरिंग पार्ट्स ऑफ द गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मऊ। ठीक है, ट्यूबवेल इरिगेशन कहाँ है, मैक्सिमम इरिगेशन फ्रॉम दिस इवेंट मेनली, देखो 75% है ना भाई, 75% तो है, सब ज़्यादा तो यही हुआ। ठीक है, मेनली वेस्टर्न यूपी, मेरठ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बेस्ड ट्यूबवेल्स। ओके, इरिगेशन बाय द कैनल्स, ये कैसे हैं, इट हेल्प्स इन एश्योर्ड इरिगेशन, irrigation ensures larger agricultural productivity. West UP has maximum density of the canal. Canal are dug for the irrigation, mainly Western UP. Major and minor canals: East Yamuna Canal, Hindon Yamuna Doab, Upper Ganga Canal 298 किलोमीटर, mainly West UP. Agra Canal, Lower Ganga Canal, Sarda Canal, longest and largest canal. ठीक है, मतलब उसके बाद 99.61.3 किलोमीटर, मतलब लगभग 1000 मान लो, फैजाबाद जौनपुर तक। ठीक है, बेतवा कैनल एंड धासन कैनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाइक गंगा प्रोजेक्ट, रिहंद प्रोजेक्ट, ओबरा प्रोजेक्ट, मटाटीला प्रोजेक्ट। ठीक है, रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो अब इन्होंने रोल पूछा है तो सेकंड पार्ट रोल है, इन्होंने कम बताया, बट मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा बताइए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बताना चाहिए आपको, इन्होंने बहुत ही कम बताया है, क्योंकि आपका लगभग ठीक ठाक पोर्शन ये भी। विदाउट वाटर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। Irrigation maintain soil moisture, thereby helps in prevention of the agriculture droughts. Assured irrigation, water crop, more yield, prosperous farmer, fulfillment of the nutrition target. मतलब ये भी एक विशेष साइकिल टाइप का है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन होगा, आप अगेन इफर्ट लगाओगे, एस्योर्ड इरिगेशन करोगे, वाटर क्रॉप होगा, तो ये सब ऐसे चलता रहेगा। बुंदेलखंड रीजन लैक सॉइल मॉइस्चर, पुअर एग्रीकल्चर यील्ड। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा वाटर का क्राइसिस रहता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर की दिक्कत तो है ही, क्योंकि वाटर नहीं। इरिगेशन प्रोजेक्ट फुलफिल वाटर डिमांड, जैसे भी ना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, केन बेतवा, तो इससे ना ये एरिया में पानी ठीक ठाक हो जाएगा। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी एंड दियर सेक्टर रिक्वायर्स एश्योर्ड इरिगेशन एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू डबलिंग फार्मर इनकम। ओके, तो यहाँ से अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जीएस पेपर 1 के। Okay, thanks for watching. Do like, share and subscribe this channel.